हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में पहला पार्ट हमारा ठोस अवस्था है, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज उसके दूसरे पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं कि उसके कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होता है तथा संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, समन्वय संख्या किसे कहते हैं और किसी भी अणु में उपस्थित उसके घनत्व की गणना करनी है हमें परमाणु की। तो हम आज इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने घनीय कण जो हमारे घन बने हुए हैं उनके अंदर उनके प्रकार, उनकी व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा था और ठोस अवस्था की पूरे संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी कोर या किसी भी घन में किस प्रकार से कोरों की लंबाई और त्रिज्या में अनुपात होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे जो ठोस अवस्था होती है उसके बारे में हमने पढ़ा अलग अलग टाइप से, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय और घनीय ठोस, जो उसके पार्ट थे आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आयनिक ठोस। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सेल। जो हमारा घनीय सेल होता है वो सरल घन, एक घन के रूप में बना हुआ होता है। अब उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट आता है किसी भी घनीय सेल के लिए। घनीय सेल इकाई के लिए अगर हम पढ़ें तो ये देखना होगा यहाँ पर, जैसे कोई हमारे पास दो परमाणु हैं तो अगर ठोस अवस्था की जब बात कर रहे हैं हम तो ठोस अवस्था में परमाणु आपस में मिलके क्या होंगे, बने हुए होंगे। अगर हम इनकी जो बीच की दूरी अगर देखें तो इनके सेंटर पॉइंट को हम मिला दें तो ये क्या हो गया, एक ये आर हो गया, ये भी आर हो जाएगा। दोनों की क्या हो गई, ये त्रिज्याएं हो गई। अगर इन त्रिज्याओं की बात करें हम तो ये बीच की दूरी क्या कहलाएगी, डी कहलाएगी। जब डी कहलाएगी तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 2r, और r इक्वल अगर हम बात करें तो d/2। इस बात को ध्यान रखते हुए हम यहाँ से आप बात करेंगे सरल, पहला पॉइंट है हमारा सरल घनीय इकाई सेल। इस सेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जब सरल घनीय इकाई सेल की बात करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। जब ये एक तरीके से घनीय इकाई सेल है और इसकी स्ट्रक्चर हमने बनाई है। और सरल घनीय सेल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन्स या अणु जो हमारे परमाणु होते हैं उन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इसके प्रत्येक कॉर्नर पर जो परमाणु होते हैं तो वो 8 होते हैं, क्योंकि इसके कॉर्नर कितने हैं, 8। तो कॉर्नर इक्वल टू 8। जब कॉर्नर 8 हो गए तो जब हम इसकी रेडियस की बात करेंगे तो इसकी रेडियस के लिए ये जो हो गई इसकी कोर की लंबाई हो गई। ये क्या होगी, इसकी कोर की लंबाई। जब कोर की लंबाई हो गई a और यहाँ पर एक परमाणु उपस्थित होगा जो ये होगा, और दूसरा परमाणु यहाँ पर एक परमाणु उपस्थित होगा और दूसरा परमाणु इस वाली कोर पर उपस्थित होगा। तो ये वाली डिस्टेंस भी r, ये भी r हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r इक्वल a इक्वल आ जाएगा, r इक्वल आ जाएगा यहाँ से a/2। यानी कि जो सरल घनीय इकाई सेल है उसकी कोर की लंबाई यानी कि a और उसकी त्रिज्या r में संबंध होगा r बराबर a/2। दूसरा आता है हमारा फलक केंद्रित यानी कि फेस, फलक केंद्रित घनीय इकाई, केंद्रित घनीय इकाई। अगर इसकी बात करें तो फलक केंद्रित घनीय इकाई में हम एक क्यूब बना रहे हैं। यहाँ पर क्यूब बनाने के बाद जब इसके बारे में हम देखेंगे तो ये हो गया ये यानी कि जो हमारा फलक केंद्रित घनीय इकाई है इसकी अगर हम बात करें तो इसके प्रत्येक कॉर्नर पर क्या बनेगा, एक परमाणु होगा। एक परमाणु प्रत्येक कॉर्नर पर है तो 8 कॉर्नर हैं इसके। 8 कॉर्नर होने के साथ साथ प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक परमाणु आ गया। अब प्रत्येक कॉर्नर के आने के बाद इससे हम एक फलक में आएगा, सबसे ऊपर वाला जो फलक होगा हम उसके में एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो फलक केंद्रित यानी कि फलक के केंद्र में उपस्थित घनीय इकाई जो बनाएगी तो उससे जो है यहाँ पर अगर हम लें तो ये अगर हम कर लेते हैं, इसे मिला दें, ये हमारा हो गया। ऊपर वाला फलक लेंगे हम जिस पे मैं डैश कर रहा हूँ, ठीक है। डैश करने के बाद यहाँ से फलक केंद्रित बन गया। इस कोर की लंबाई कितनी है हमारी, a। इस कोर की लंबाई भी कितनी है हमारी, a है। इतना होने के बाद इस परमाणु यहाँ पर इस वाले बिंदु पर या इस वाले कॉर्नर पर एक परमाणु उपस्थित होगा, ये डॉटेड लाइन से। ये भी एक परमाणु है तो ये भी एक सर्किल यानी कि अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, और एक यहाँ पर है तो ये भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। जब इतना रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी r होगी और यहाँ से यहाँ तक भी, देखो मैं इसे यहाँ से लिख रहा हूँ ऐसे, तो ये भी r
और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, r हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी r हो जाएगी। अगर हम इसमें देखें तो हमारा फलक केंद्रित है, क्या कि हमने क्या किया, एक घन लिया है, इस घन को लेने के साथ ही इसके केंद्र में हमने क्या करा, कोई परमाणु अटैच कर दिया। जब परमाणु अटैच करा तो उस परमाणु की रेडियस निकालेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, तो एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा इस तरीके से। ये डिस्टेंस a आ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, और ये वाली डिस्टेंस भी a है। जब ये डिस्टेंस a है और ये हो गई यहाँ से r r r r, यानी कि 4r ऐसे आया है। इस कॉर्नर पर जो परमाणु उपस्थित है उसका हमने सर्किल लिया, यानी कि वो परमाणु बनाया, फिर एक सेंटर में परमाणु बनाया और एक इस कॉर्नर पर परमाणु बनाया। तो इस कॉर्नर वाले परमाणु की त्रिज्या r, इसकी क्या हो जाएगी पूरी, यानी कि ये इस तरीके से बना हुआ है हमारे पास। ये अगर इसकी बात करें तो ये, इसकी बात करें तो ये, और इसकी बात करें तो ये वाली डिस्टेंस भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r और ये भी r, इस तरीके से हमने लिया है। तो ये 4r हो जाएगी, और 4r आने के साथ ही हम इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बनेगा यहाँ पर हमारा 4r का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर 90 डिग्री का कोण है तो क्या होगा, दोनों भुजाओं का यानी कि वर्ग का योग, जो तीसरी हमारी भुजा है यानी कि जिसे हम कर्ण कहते हैं, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर इसकी बात करें तो 16r स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर, r स्क्वायर अगर करें तो 2a स्क्वायर अपॉन 16, और 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 8, और r इक्वल आ जाएगा यहाँ से a अपॉन 2√2। तो यानी कि अगर हम बात करें फलक केंद्रित घनीय इकाई की, तो फलक केंद्रित घनीय इकाई की रेडियस और इसकी जो कोर की भुजा है यानी कि कोर की लंबाई है a, दोनों में संबंध आएगा वो आएगा r इक्वल a अपॉन 2√2। यहाँ से तीसरा आता है हमारा थर्ड, काय केंद्रित घनीय इकाई, यानी कि बॉडी सेंटर्ड, जिसे हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सही है। काय केंद्रित के लिए क्या करना पड़ेगा, एक घन बनाएंगे हम, इस घन को बनाने के साथ ही यहां पर ये घन बनाया, और इसे सरल केंद्रित बनाने के लिए इसके प्रत्येक कॉर्नर पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके परमाणु उपस्थित कर दिए। परमाणु उपस्थित करने के बाद अब हम देखते हैं जो हमारा फलक केंद्रित है, फलक केंद्रित के लिए अगर हम बात करें तो 8 कॉर्नर हो गए, और अंत केंद्रित आ रहा है यहाँ पर, यानी कि काय केंद्रित, यानी बॉडी के सेंटर में परमाणु को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। तो बॉडी के अंदर जो परमाणु होगा वो यहाँ दिखाई देगा, और हम जो है ये वाला यहाँ पर शो करने के बाद हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिया। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई क्यूब है तो क्यूब के इस वाले कॉर्नर से, यानी कि ऊपर वाले कॉर्नर से, उसके अपोजिट साइड में नीचे वाले कॉर्नर से हम उसे मिलाएंगे। जैसे अगर हम एक दीवार की बात करें, कमरे की बात करें, तो कमरे के इस वाले कमरे की अगर बात करूं तो ऊपर वाला कॉर्नर और उसके लास्ट वाले नीचे वाले कॉर्नर को हम आपस में मिला दें। जब मिलाएंगे तो उसकी बॉडी सेंटर जो होगी बीच में एक इलेक्ट्रॉन या परमाणु को हम पुट करेंगे। तो जब इसे मिलाएंगे हम थोड़ा सा, तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ टच करता हुआ। जब यहाँ टच करता हुआ बनेगा तो ये इसके फलक केंद्र अंत केंद्रित में आएगा, और इस परमाणु की अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तो इस तरीके से, और ये इस तरीके से इसे टच करता हुआ जाएगा। जब टच करता हुआ जाएगा इसकी कोर की लंबाई यहाँ से कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, और ये भी इसकी कोर की लंबाई होगी a, और ये भी इसकी कोर की लंबाई यहाँ पर a होगी। जब ये आ जाएगा तो इसके आने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें ये डिस्टेंस r, ये भी r होगी, और ये भी r होगी। फिर पाइथागोरस फिर में लगाएंगे, जैसे हमने लगाई थी यहाँ पर 2 a थे, यानी कि कोर की लंबाई एक ये वाली ली थी और एक हमने ये ली थी। अब इसमें हमें 3 लेनी पड़ेंगी, एक ऊपर, एक ये और एक ये। जब ये लेंगे तो हम यानी कि 4r का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका अगर करेंगे तो 16r स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। अगर r स्क्वायर इक्वल करेंगे तो 3a स्क्वायर अपॉन 16, और r इक्वल आ जाएगा यहाँ से √3a अपॉन कितना 4। यहाँ से क्या आएगा, ये रिलेशन बिटवीन किस में है, रेडियस ऑफ किसके बीच में, रेडियस ऑफ एटम एंड एज ऑफ साइड, एज ऑफ क्यूब। हमारा जो कोर की लंबाई है a और जो त्रिज्या है हमारी परमाणु की, उसके बीच में संबंध आएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं,
अगर घनीय सेल इकाई की बात करें तो हमारे पास दो परमाणु आपस में मिले हुए होंगे, क्योंकि ठोस जो होते हैं आपस में मिले हुए होते हैं और इनके परमाणु आपस में बिल्कुल मिले हुए होते हैं। और इसके सेंटर्ड पॉइंट से अगर हम लाइन खींचें तो इसकी रेडियस r बनेगी, इसकी रेडियस भी r बनेगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी d, तो d इक्वल कितना हो जाएगा r प्लस r 2r, और r इक्वल हो जाएगा यहाँ से d/2। अगर सरल घनीय इकाई सेल की बात करें तो सरल घनीय इकाई का स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। इसकी कोर की लंबाई a और इसकी दूसरी कोर की जब लंबाई a आ जाएगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बने हुए हैं, इनकी रेडियस r और r हो जाएगी। तो कॉर्नर के लिए कितने कॉर्नर हो गए यहाँ पर 8, जब 8 कॉर्नर हैं तो 2r यानी कि r प्लस r इक्वल a, यहाँ से r इक्वल आ जाएगा a/2। फिर आता है फलक केंद्रित घनीय इकाई में। तो फलक केंद्रित घनीय इकाई में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके एक फलक पर हमने परमाणु को पुट कर दिया। जब हमने परमाणु पुट किया है यहाँ पर, तो इसे पुट करने के बाद इसके हमने मिला दिया। जब इसे मिलाएंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी a है, क्योंकि कोर की लंबाई क्या होगी इसकी बराबर। और इसकी त्रिज्या की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r, फिर यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक की भी r हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक r, तो 4r बनेगा। तो 4r का स्क्वायर इक्वल a² प्लस a², क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद यहाँ से 16r² इक्वल 2a² हो जाएगा, और इसे करेंगे r² इक्वल 2a²/16, 2 8 16, तो r² इक्वल a²/8, r इक्वल 2√2 आ जाएगा। फिर काय केंद्रित घनीय इकाई की बात करें तो काय केंद्रित घनीय में हमने क्यूब बनाया है। इसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक परमाणु पुट किया है और इसके एक अंदर इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु को हमने रख दिया। जब इसके अंदर परमाणु को रखेंगे तो इसके ऊपर वाले कॉर्नर से, इसके अपोजिट वाले नीचे वाले कॉर्नर से हम क्या करें, मिला दें। जब मिलाएंगे हम इसे तो मिलाने से जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी उसमें 3 एटम आएंगे। 3 एटम आने के बाद उनकी रेडियस निकालेंगे तो 4r बनेगी। तो 4r² इक्वल a² प्लस a² प्लस a², 16r² इक्वल 3a² हो जाएगा। और इसके होने के बाद r² इक्वल 3a²/16, r इक्वल यहाँ से √3 आएगा क्योंकि स्क्वायर हटाए, a आएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो ये इनके बीच में रिलेशन आया, और ये नोटेड पॉइंट है यहाँ पर करने के लिए। इसे करके हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर मतलब त्रिज्या में और कोर की लंबाई में संबंध आ रहा है। अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ, इसके बाद अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं यहां पर कि कितने प्रति इकाई परमाणु उपस्थित होते हैं किसी भी सेल के अंदर। अगर हम बात करें किसी भी सेल में, या पहला अगर हमारा सेल है सरल घनीय इकाई सेल, सरल घनीय इकाई सेल की अगर हम बात करेंगे तो सरल घनीय इकाई सेल में मैं स्ट्रक्चर बना के फिर समझा रहा हूं बार बार, क्योंकि इससे हमारी समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास घन है, अभी तक ये सिर्फ एक घन है। क्या है अभी तक ये एक घन। अगर सरल घनीय इकाई से बनाना पड़ेगा तो इसके प्रत्येक कॉर्नर पर हमें परमाणु उपस्थित करना पड़ेगा। यानी इसके प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होता है, परमाणु उपस्थित होता है। इसे हम कहते हैं सरल घनीय इकाई। अगर सरल घनीय इकाई है तो इसके कितने कॉर्नर हो गए यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके प्रत्येक कॉर्नर पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, कॉर्नर इक्वल 8। कितने कॉर्नर हैं इसके 8 हैं। जब 8 कॉर्नर हैं तो 8 कॉर्नर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हमारा जो परमाणु है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करेगा तो हम अगर कहें कि हमारा ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, जितने पार्ट से ये बना हुआ है, तो इसे बनाने के लिए हम समझेंगे हमारा जो परमाणु है एक क्या है, गोला। जब गोला है तो इसका कितना पार्ट हमारा एंटर कर रहा है इसके अंदर, इतना, यही तो पार्ट बना हुआ है। यानी कि हमारा आधा पार्ट तो ये हो गया और आधा हो गया नीचे वाला, और आधे का भी 1/4 इसमें क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 1/8 पार्ट हमारा यूज होगा इसके अंदर। यानी कि प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8, जब प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 भाग यूज होगा तो इसके कितने कॉर्नर है टोटल 8। जब 8 कॉर्नर हैं तो एक कॉर्नर पर 1/8 भाग आ रहा है, तो 8 कॉर्नर पर कितना भाग आएगा हमारा, 1 भाग। यानी कि इसके अंदर प्रति परमाणु, इसके अंदर जो आएगा प्रति परमाणु इकाई सेल अगर बात करें तो वो आएगा 8 तो कॉर्नर है इसके, और एक कॉर्नर पर कितना भाग आ रहा है इसका 1/8। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी कितनी 1। इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब हम बात करें सरल फलक केंद्रित घनीय इकाई की, तो दूसरा फलक केंद्रित
घनीय इकाई सेल। अगर इसकी बात हम करेंगे तो हमारे पास वही क्यूब है। अगर ये वाला ऊपर वाला बेस समझ लिया तो इसे समझने में आसानी रहेगी हमें। ये हमारे पास क्यूब है, क्यूब करने के बाद सिर्फ फिर वही बनाएंगे हम। इसके प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक परमाणु आएगा, सिंपल सी बात है। जब सरल घनीय इकाई सेल की यूनिट की बात हो रही है तो फलक केंद्रित है, तो प्रत्येक के एक एक कॉर्नर पर इसके कितने आ जाएंगे, एक एक परमाणु आ जाएगा। एक एक परमाणु के बाद आने के बाद इसके कॉर्नर कितने बनते हैं हमारे पास, कॉर्नर पर 8 बनेंगे, कॉर्नर पर 8 बनेंगे। और एक भाग कितना ले रहा है इसका, 1/8 ले रहा है। तो 1/8 सिर्फ करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी कॉर्नर पर हमारा कितना आ रहा है, सिर्फ 1 भाग। जब कॉर्नर पर 1 भाग आ रहा है, अब बात आती है फलक केंद्रित। फलक के लिए अगर हम बात करेंगे तो किसी भी घन के अंदर कितने फलक होते हैं, 6। अगर हम बात करें जो हमारा लूडो खेलने वाला पासा होता है, डाइस होती है, उसे अगर हम देखें तो उसके 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, इस तरीके से 6 फलक बनेंगे। किसी भी एक फलक को ले लो, यहाँ पर एक फलक ले लिया हमने, ये कितने परमाणु आ रहे हैं एक फलक में, 1। मान लो अगर मेरे पास ये लूडो या ये मेरा पासा है या कोई डाइस है या क्यूब है, अगर इस क्यूब को अगर मैं मान के चलूं, मैंने इसके ऊपर एक परमाणु को लगा दिया। जब एक परमाणु को इसके ऊपर अटैच करूंगा तो इस परमाणु का आधा भाग तो अंदर होगा और आधा भाग बाहर को होगा। या ये इस तरीके से बना हुआ हमारे पास घन है, अगर इस पर मैं एक परमाणु को अटैच करूंगा तो इसका आधा भाग तो अंदर चला जाएगा और आधा भाग थोड़ा सा बाहर रह जाएगा। तो टोटल हमारे पास फेस कितने हैं इसके, यानी कि फलक फेस है 6, और कितना भाग ले रहा है एक फेस का, यानी कि एक परमाणु का 1/2 आधा भाग। तो यहाँ से आएगा कितना हमारे पास 3, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 4। यानी कि अगर हम बात करें फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु होते हैं, 4 होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर काय केंद्रित की। काय केंद्रित की अगर हम बात करेंगे तो काय केंद्रित के लिए अगर हम बात करें, 3rd पॉइंट, काय या बॉडी सेंटर्ड इसे बोलते हैं, ठीक है। काय केंद्रित के लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं फिर से। स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये देखिएगा, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक परमाणु देना पड़ेगा, क्योंकि 8 कॉर्नर है, 8 परमाणु आएंगे इसके, और 8 परमाणु आने के साथ ही ये सरल घनीय सेल बना। और काय केंद्रित बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई घन है, अब अगर काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर का मतलब हो गया किसी भी संरचना के उसके अंदर एक हम क्या करें, परमाणु को रख दें। ये हमने एक परमाणु क्या रख दिया, इसके अंदर रख दिया। जब इसके अंदर ये परमाणु रखा है तो एक काय केंद्रित घनीय सेल होगा। अब देखो इसके अंदर कितने प्रति इकाई परमाणु उपस्थित होंगे, वो निकालने के लिए इसके कॉर्नर पर कितने होंगे, 8 दिख रहा है, जहां मैंने सर्किल पॉइंटेड किया है वो 8 है। और कितना भाग गिरा हुआ है एक का, 1/8, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 तो आएगा इसके कॉर्नर के अकॉर्डिंग। और अगर फलक की बात करें या बॉडी की, बॉडी सेंटर्ड की बात करो, बॉडी सेंटर्ड, तो वो आएगा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जब एक परमाणु है उसे हम बॉडी के अंदर रख रहे हैं तो पूरा का पूरा अंदर चला जाता है, क्योंकि बीच में रखेंगे हम उसके, जब बीच में रखेंगे तो वो 1 आएगा। टोटल कितने आ जाएंगे प्रति इकाई परमाणु इसके अंदर, 2। तो सिंपल सी बात है समझने के लिए, सरल घनीय इकाई सेल है, उसे हमने बनाया, इसके कॉर्नर पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पर जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक भाग कितना आएगा, 1/8, क्योंकि एक सर्किल का 1/8 आधे का भी 1/8 आ रहा है, तो 1/8 आने के साथ ही 1/8 भाग यहाँ आएगा। तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर और 1/8 भाग ले रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से प्रति परमाणु इकाई सेल 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आता है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित यानी कि 8 तो कॉर्नर और 1/8 भाग पहले से ऊपर से ले रहा है, तो 1 तो यहाँ से आएगा। और इसके कितने फलक हैं, 6, तो 6 तो फलक हो गए। एक फलक पे कितना लग रहा है, 1 परमाणु लग रहा है, क्योंकि वो परमाणु आधा अंदर रहेगा और आधा बाहर, तो 1/2, तो यहाँ से 3 बनेंगे, तो यहाँ से टोटल हो जाएंगे 4। काय केंद्रित की अगर हम बात करें तो काय केंद्रित में कितने कॉर्नर है हमारे पास, 8, 1/8 तो ऑलरेडी ले रहा है, तो 1 आ जाएगा। और बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो 1 परमाणु हमारा इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। जब बॉडी के अंदर जाएगा तो यहाँ से 1 आएगा और 1 1 2 कितना हो जाएगा, 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या यानी कि किसी भी सरल घनीय इकाई के अंदर उपस्थित परमाणु आपस में एक दूसरे से जब टच करेंगे
तो उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे, इसके सरल समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई हमारे पास सरल घनीय इकाई है, ये आ गया, ये किससे बना हुआ होगा, परमाणुओं से मिलकर बना होगा। जब इस तरीके के परमाणु से जब ये मिलकर बनेगा तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर इस वाले की मैं बात करूं तो इसकी अगर हम देखें तो कितनी बनेगी, एक ऊपर वाला टच कर रहा है, एक इधर टच कर रहा है, एक इधर और एक इधर, तो कितनी बन जाएगी, 4। यानी कि किसी भी संरचना में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनके पड़ोसियों या नेबर्स जो उसके एटम्स होंगे उनसे टच करके जो संरचना बनेगी या जिनके टच में वो रहेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाएगी। इसके बाद समन्वय संख्या के बाद आता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमें तीनों जो हमारी यूनिट सेल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले अगर संकुलन क्षमता की बात करें तो संकुलन क्षमता होती है इक्वल, संकुलन क्षमता को अगर हम करेंगे तो सेल का, यानी कि हमारे पास जो सेल का कुल आयतन है, सेल का कुल आयतन, और ऊपर आ जाएगा अवयवी कणों का आयतन, यानी कि जितने कणों से वो बना है, अवयवी कणों का आयतन, और गुणा में आ जाता है 100। यह हमारे संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है। इसे निकालने के लिए देखिएगा, इधर मैं बताने जा रहा हूं 1 बाय 1 कि किस प्रकार से किस इकाई सेल की कितनी संकुलन क्षमता हम यूज करेंगे, ये देखेंगे निकालने के लिए। तो पहला आता है सरल घनीय इकाई सेल, सरल घनीय इकाई सेल, इसकी हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। जब इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है तो इसकी संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखो सरल घनीय इकाई सेल है तो इसकी सरल घनीय इकाई सेल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, संकुलन क्षमता इक्वल संकुलन क्षमता इक्वल अवयवी कणों का आयतन। यानी कि सरल घनीय इकाई में एक बात बताइएगा, जो परमाणु है हमारा उसकी स्ट्रक्चर मैंने कैसे दिखाई है, गोले की तरह। जब गोले की तरह है तो गोले का आयतन कितना होता है, अगर इसकी रेडियस r है तब 4/3 पाई r क्यूब, यही तो इसका आयतन होगा। तो देखो हमारा जो परमाणु है सरल घनीय इकाई में वो कितने होते हैं, 1 होता है। सरल घनीय इकाई में कितने प्रति परमाणु इकाई सेल है, 1, गुणा इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। a क्यूब क्या है इसका, यानी कि कोर की लंबाई गुणा 100। अगर हम इसकी बात करें तो 1 गुणा 4/3 गुणा पाई गुणा रेडियस कितनी आएगी इसकी, अभी हमने निकाली थी रेडियस, किसकी सरल घनीय इकाई की रेडियस हमारे पास कितनी आई थी अभी, a/2 कितनी आई थी, a/2। और यहाँ से अगर हम बात करें a की तो a क्यूब आ जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। a/2 अगर यहाँ से करें यहाँ पर स्टॉप करना, हाँ ये r की वैल्यू a/2 है और यहाँ क्यूब लगाएंगे हम, तो क्यूब लगाने के बाद जब वैल्यू सोल्व करेंगे तो 4/3 गुणा पाई गुणा a की पावर 3 आ जाएगा यहाँ से, और नीचे आ जाएगा 8 क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और बटे a क्यूब इंटू 100। इसे सोल्व करेंगे तो a क्यूब से a क्यूब कटेगा और यहाँ से 4 गुणा पाई बटे 3 गुणा 8 आ जाएगा और ऊपर 100 रहेगा, तो 4 दूनी 8, तो पाई बटे 6 गुणा 100 इसकी वैल्यू रखेंगे हम। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से लगभग आ जाएगा हमारे पास 52%। ये निश्चित है एक तरीके से कि सरल घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52%। एक बार और बता रहा हूँ कि संकुलन क्षमता कहते किसे हैं, किसी भी संरचना में उसके सेल का कुल आयतन और अवयवी कणों का आयतन, तो अवयवी कण ऊपर रखेंगे उसका आयतन को और सेल के कुल आयतन को नीचे रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे तो उसकी संकुलन क्षमता को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो संकुलन क्षमता बराबर 1 गुणा 4/3 गुणा पाई r क्यूब, क्योंकि गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई r क्यूब होता है, और इसकी कोर की कितनी लंबाई थी यानी कि a, तो घन का आयतन क्या हो गया a क्यूब। a क्यूब होने से ये वैल्यू हमने रखा 100 आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 52%। दूसरा अगर हम बात करें दूसरा आता है हमारे पास फलक केंद्रित घनीय इकाई के लिए, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। अगर इसकी बात करोगे तो इसके लिए संकुलन क्षमता आएगी, संकुलन
क्षमता इक्वल, इसके अंदर प्रति परमाणु इकाई कितने थे? 4। जब 4 प्रति परमाणु इकाई थे तो इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, यानी इसकी कोर की लंबाई इंटू 100। अब यहाँ से बात करें 4/3 गुणा पाई, और इसकी कोर की लंबाई जो थी वो कितनी थी? कोर की लंबाई थी इसकी a/2√2। अभी मैंने निकलवाया है तो इसकी जो कोर की लंबाई थी वो a√2 थी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 4/3 गुणा पाई गुणा a की पावर 3, और यहाँ से a की पावर 3 गुणा, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा कितना? 2 का क्यूब तो होता है 8, और इसका कितना आएगा? 2√2। जब ये इतना आ जाएगा तो इंटू 100, a क्यूब से a क्यूब कटेगा, और यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16 पाई बटे 3 गुणा 8 गुणा 2√2 इंटू 100। जैसे सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 से 2 कटेगा, पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। इसे जब सोल्व करेंगे तो इसकी जो समन्वय संख्या आएगी वो हमारे पास आएगी 68%। यहाँ से कितनी आ जाएगी? 68% आ जाएगी इसकी समन्वय संख्या सोल्व करने के बाद। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 3rd, काय केंद्रित। काय केंद्रित के लिए अगर हम सोल्व करेंगे समन्वय संख्या को तो वो इस प्रकार है। काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, तो संकुलन क्षमता इक्वल कितना है? इसके अंदर कितने इकाई सेल थे? काय केंद्रित में कितने इकाई सेल आए हमारे? 2। जब 2 इकाई सेल आए तो 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। जब इसकी बात करेंगे तो 2 गुणा 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी थी? इसकी रेडियस हमारे पास थी √3 a अपॉन 4, इसका क्यूब करेंगे अपॉन ए क्यूब इंटू 100। जब ये बात करेंगे तो 2 चौक 8/3 गुणा पाई गुणा, इसकी बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 गुणा √3 कितना आएगा? 3√3 गुणा ए क्यूब बटे, यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब इंटू 4 चौक 16 चौका 64 गुणा 100। तो देखो ए क्यूब से ए क्यूब कटेगा, और यहाँ से 3 से 3 कटेगा, 8 से 8 बार कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा √3 इंटू पाई इंटू 100 अपॉन 8। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी समन्वय संख्या आएगी, इसकी बात करेंगे तो इसका जो आएगा हमारे पास वो आएगा, यहाँ से समन्वय संख्या इसकी आएगी 68%। और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि इसकी जो आएगी वो आएगी 74% इसे सोल्व करने के बाद। अब समन्वय संकुलन क्षमता जब हमने निकाल ली तीनों की, तो इसे पूछता है निकालने के लिए, लास्ट ईयर जो बोर्ड के एग्जाम में आया था वो आया था सरल घनीय इकाई सेल किसे कहते हैं, उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सरल घनीय इकाई सेल के बारे में बता करके उसकी संकुलन क्षमता को हम सोल्व कर सकते हैं। अब ये सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आता है वो मेन टॉपिक आएगा। इसके बाद दूसरा कि हम कहते क्या है, मतलब जो हमारे सरल घनीय सेल है उसके अंदर किस प्रकार के दोष होते हैं या रिक्तिकाएं किसे कहते हैं, इस तरीके से पढ़ के हम इसके अंदर जो फ्रैंकल दोष और शॉर्ट के दोष हैं उन्हें पढ़ेंगे, जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पहला आता है दोष। तो दोष किसे कहते हैं? दोष या रिक्तिका। तो दोष कहेंगे किसे, कहने की जो हमारी संरचना है उसके अंदर परमाणुओं के विचलन से जो रिक्त स्थान बनता है या अव्यवस्था होती है उसे हम क्या कहेंगे? दोष कहेंगे। तो दोष दो प्रकार के हैं, रिक्तिका दोष और अविनाश दोष। एक तरीके से रिक्तिका दोष जो है वो व्यवस्थित करेगा हमारे पास स्टाइकीमियोस्ट्रोपी के द्वारा, स्टाइकीमियोस्ट्रोपी है उसके द्वारा करेगा। जब इसे करेंगे तो स्टाइकीमियोस्ट्रोपी में दो प्रकार के दोष होंगे। पहला है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकेल दोष। तो फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? तो फ्रैंकल दोष वह दोष होता है जिसमें उपस्थित परमाणुओं में या संरचना में एक आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। जब अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा वो इस तरीके से बनते हैं। यह हमारे पास कोई जालक संरचना है किसी भी परमाणु के लिए, तो यहाँ पर कोई अगर हमारे पास प्लस है B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस, यहाँ से अगर ये छोड़ के चला जाए तो यहाँ आ जाएगा B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। अगर इसे हम बनाएं तो ये इस तरीके से शो होगा
और इस तरीके से 100 होने के बाद ये अपनी संरचना बनाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारी ये संरचना बनी है, इस संरचना में क्या हो रहा है, जो हमारा आयन है A+ और B- आपस में एक दूसरे से कैसे हैं, जुड़े हुए हैं और संरचना बना रहे हैं। तो संरचना बनाने के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा एक परमाणु आयन था A+, वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला गया, खाली जगह में चला गया। तो इसे हम कहेंगे, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, ये पार्ट हमारा कहलाता है अंतराकाशी। क्या कहलाता है, अंतराकाशी। और जो हमारा ये सर्किल वाला पार्ट है, ये वाला, ये कहलाएगा हमारा रिक्तिका। यानी कि एक परमाणु या आयन अपना स्थान छोड़कर जब चला जाएगा तो वहां पर एक रिक्तिका बनाएगा और रिक्तिका बना के अविनाशी स्थान पर यानी अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, जिसे हम कहेंगे फ्रैंकल दोष। दूसरा आता है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, तो शॉर्टकी दोष देखिएगा इधर। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, यहाँ पर जो आयन है, ये आयन बना रहे हैं एक संरचना को। जब एक संरचना बनाएंगे तो शॉर्टकी दोष में जो परमाणु या आयन यहाँ से गायब होगा, रिक्तिका बनाएगा, वो अंतराकाशी में जाकर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है। जैसे ये बनाए हम इसकी संरचना, यहाँ से पूर्ण रूप से क्या होगा, गायब हो जाएगा। B- यहाँ से गायब, B- A+B-, इस तरीके से अपनी संरचना बनाएगा। जब संरचना को बनाएगा तो देखिएगा देखो इधर ये संरचना बन रही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा आयन है वो अपना स्थान छोड़कर क्या कर रहा है, चला गया, ना ही अंतराकाशी स्थान में आया है, और वो अपना स्थान छोड़ने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर रिक्तिका बना रहा है। यानी कि वह संरचना इस प्रकार की, या इस दोष में जब जालक संरचना बनती है तो जो आयन होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर रिक्तिका का निर्माण करते हैं, और उस रिक्तिका का निर्माण करने के साथ साथ अंतराकाशी स्थान में नहीं जाते, जो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इन्हें कहेंगे हम शॉर्टकी दोष। अब आती है बात चालक। चालक किसे कहते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा का संचालन करते हैं या विद्युत का संचालन करते हैं। या विद्युत या ऊष्मा का संचालन करेंगे तो इस प्रकार से वो विद्युत के सुचालक भी कहलाएंगे। तो कुछ पदार्थ आते हैं सुचालक, कुचालक और क्या होते हैं, अर्धचालक। तो हम पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक किसे कहते हैं, तो सुचालक और कुचालक के बीच की कड़ी क्या कहलाएगी, अर्धचालक, जिनसे जो मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, जो किसमें पाए जाते हैं, मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, और जिनसे इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को धीरे धीरे किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है एन टाइप अर्धचालक। तो मुख्य रूप से दो ही अर्धचालक माने गए अच्छे, जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। दोनों क्या है, एक तरीके से अर्धचालक के रूप में यूज होते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक वे होते हैं जो वर्ग 15 यानी कि वर्ग 15 के तत्वों से संयोग करते हैं, और जब संयोग करेंगे तो इनके 5 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के साथ। जैसे सिलिकॉन है, ये है, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ संयोजी बनेंगे, क्योंकि वर्ग 15 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बच जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के बचने से यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से धनायन का निर्माण होगा, और इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहेंगे, एन टाइप चालक कहेंगे। दूसरा पी टाइप चालक है, पी टाइप चालक, पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, तो पी टाइप अर्धचालक वे चालक होते हैं जिनमें सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम किससे क्रिया करेंगे, वर्ग 14 के तत्वों से संयोग करेंगे। वर्ग 14 के तत्वों से संयोग करते हैं तो जैसे इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिलिकॉन क्या करेगा, वर्ग 13 के तत्वों से इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, वर्ग 13 के। जब करेंगे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे,
और 3 इलेक्ट्रॉन होने का साथ ही सिलिकॉन एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से एक रहेगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा, और जब माइनस चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, चालक का कार्य करेगा, और जब चालक का कार्य करेगा तो इस प्रकार के हम अर्धचालक को कहेंगे पी टाइप अर्धचालक। इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय गुण अलग अलग प्रकार से है। पहला है जो लोह चुंबकीय, मतलब एक तरीके से जो चुंबक के गुण रखते हैं उन्हें कहेंगे हम चुंबक के ग्रहण रखने के लिए। पहला है प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। दूसरा अनुचुंबकीय। तीसरा है लोह चुंबकीय। चौथा प्रति चुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, और यहां से हो जाएगा फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। तो अनुचुंबकीय कैसे कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अनुचुंबकीय की। तो अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर हम देखें तो इनकी बाहरी कक्षा का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही से करेंगे या देखेंगे तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये विद्युत के दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ये होंगे दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित, तो अनुचुंबकीय कहलाएंगे। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो दुर्बल रूप, मतलब एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के प्रति क्या होंगे, प्रतिकर्षित होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनके अंदर अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते। लोह चुंबकीय वो होते हैं जो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रबल रूप से क्या हो जाएंगे, आकर्षित होंगे, वो लोह चुंबकीय कहलाएंगे। और फेरी चुंबकीय भी इसी के आधार पर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।